हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके मेथड्स के बारे में डिस्कशन करना है, बट उससे पहले हमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मीनिंग मालूम होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट is an approach which is focused on making a business more competitive by reducing cost of operations। means कि वो अपने काम से किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस करे ताकि वो कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके साथ और ज्यादा अपने कंपटीशन में आए। तो उसके लिए जो भी वर्क होता है या जो भी उन्होंने बिजनेस ऑपरेशंस करने हैं, या सीधी सी लैंग्वेज में आप ये बोलो कि कॉम्पिटिटर्स से बीट करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट में किस तरह से कॉस्ट को मिनिमाइज करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसको मैक्सिमाइज करो। तो कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए तो उसको ही हम बोल देते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो बच्चे, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हमने 4 टाइप से डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है टारगेट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्वालिटी कॉस्टिंग एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आज 2 मेथड्स को हम कवर अप कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग? नेम से ही पता चल रहा है कि एक टारगेट है, एक एम बोल दिया जाता है। यहाँ पे हम हर बात को कॉस्ट से ऐड करेंगे। तो आप ये बात तो समझ ही सकते हो कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो टारगेट कॉस्ट क्या होता है? मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी, तभी हम एक टारगेट ले पाएंगे ना कि उसके अंदर प्रोडक्शन में कितना होगा। आइडिया जनरेट कर रहे हो आप, उसके लिए डेवलपमेंट कर रहे हो, आगे मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हो, सेल्स एक्टिविटी कर रहे हो, तो टोटल उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है उसको हमने नेम दे दिया है टारगेट, ठीक है। तो प्रोडक्ट को तो, और ये करेगा कौन? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेगा। आ गई बात समझ? अब टारगेट कॉस्टिंग इज टू एनकरेज various designs and production department to find less expensive way of achieving similar and better features or quality of a product। सीधी सी बात है कि ऑब्वियसली ये क्या करेगा, कोई आपका जो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, किस तरह से डिजाइन बनाए कि उसकी जो कॉस्ट है वो तो कम से कम आए और प्रोडक्ट की फीचर्स जो है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बेस्ट हो, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन किया जा सकता है, तो ये चीज भी हमारी आ गई है टारगेट कॉस्टिंग में। इसका मतलब इसके अंदर हम कि डिजाइन कैसा हो, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। आ गई बात समझ? इट डिसाइडेड आफ्टर एनालाइजिंग मार्केट, एक्सेसिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड डिटरमाइनिंग ईडी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एनालाइजिंग कस्टमर वैल्यू प्रॉफिट रिलेशनशिप। आगे कॉस्ट, सॉरी कस्टमर नहीं है यहाँ पे, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट है। सीवीपी का मतलब हो जाएगा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं आपको ये पूरी लाइन समझा देती हूँ बच्चे। इसके अंदर आपने डिजाइन कैसा बनाना है, तो उसके लिए पहले तो आप ये देखो कि मार्केट में क्या एग्जिस्ट कर रहा है। आप, मैंने कल ही एक न्यूज पढ़ी है कि डोमिनोज ने अपने जो पिज्जा वगैरह उनके रेट्स को बहुत डाउन कर दिया है। जैसे पहले अगर 800 का था तो वो अब नियर अबाउट 450 या 499 समथिंग है। तो ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर अब कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत सारे अलग ब्रांड्स आ गए हैं, जैसे लापियानो है या इस तरह से बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पिज्जा को बहुत ही कम रेट्स में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसलिए डोमिनोज की कमेटी ने क्या डिसाइड किया कि आगे आ रहे हैं, नवरात्रे भी आ रहे हैं, T20 मैच भी आ रहे हैं। नवरात्रों में तो चलो फिर भी लोग व्रत वगैरह करते हैं, लेकिन जो मेन उनका एम था कि T20 मैचेस हो रहे हैं, T20 के अंदर उनके जो पिज्जा वगैरह है उनकी बहुत ज्यादा कंजम्पशन होगी। अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा प्राइस में करेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स की तरफ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने रेट्स को क्या कर दिया, डाउन कर दिया। लेकिन उधर वहां पे उन्होंने एक चीज और भी देखनी है कि उनके जो प्रोडक्ट है, उनका पिज्जा जो है उसकी क्वालिटी डाउन ना हो, ठीक है। तो क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन करके और कॉस्ट को डिक्रीज किया जाए, ये चीज चेक करनी है। अब
उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। उनको वो चीज भी चेक करनी है कि प्रोडक्ट का डिजाइन उन्होंने कैसा बनाया, कैसा टेस्ट है, वो क्या क्वालिटी दे रहे हैं, उस क्वालिटी में क्या डोमिनोज वो चीज को दे पाएगा। तो ये सब चीजें हम किस में देख रहे हैं, टारगेट कॉस्टिंग में देख रहे हैं। उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया, ठीक है, कि कस्टमर आपका क्या चाहता है, कस्टमर का कैसा टेस्ट है, इसके अंदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं। आई बात समझ। पूरी मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं कि T20 मैच है आगे, वो पूरे पूरे फेस्टिवल डेज आ रहे हैं, तो फेस्टिवल डेज के अंदर जो यंगस्टर्स हैं वो भी पिज्जा की डिमांड करते हैं, जो बच्चे हैं वो सब उन किस तरह की मार्केट को वो कवर कर सकते हैं। साथ के साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करना है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को कहाँ तक हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कहाँ तक मिनिमाइज कर सकते हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो हमारे तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर किसी बच्चे को ज्यादा डीपली जाना है तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स की, उसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडी कर सकता है। और साथ के साथ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। अब हम अपने प्रॉफिट्स के लिए ही तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमें प्रॉफिट्स ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर हमारा फायदा क्या। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ठीक है, कि प्रॉफिट्स को कहां तक मिनिमाइज किया जा सकता है, कि ऑब्वियसली मार्केट के अंदर अगर आपने रहना है तो आपको अपने या तो प्रॉफिट्स को भी थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा, कॉस्ट को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, क्वालिटी जो है वो कंपटीटर्स के से ज्यादा बेस्ट मेंटेन रखनी पड़ेगी ताकि जो कस्टमर है वो आप तक पहुंच सके। समझ आई। तो ये सब चीजें क्या हो गई, आपके टारगेट कॉस्टिंग के अंदर आ जाती है। इसके अंदर हम पूरी की पूरी मार्केट की स्टडी करिए, एक तरह से सर्वे किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर टारगेट पोस्टिंग के अंदर ही 3 फेसेस आ गए हैं। फेस जो एक फर्म फॉलो करती है, उसमें यह एक प्लानिंग फेस, नेम से ही पता चल रहा है कि प्लान्स बनेंगे। सेकंड वन डेवलपमेंट फेस, इसके अंदर जो प्लान्स बने उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होगी। एंड थर्ड वन है प्रोडक्शन बेस, ये हमारा फाइनल फेस है, इसके अंदर हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट वन है इसके अंदर प्लानिंग फेस। प्लानिंग फेस में क्या होता है कि आप कंपटीटर्स हमारे क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो टारगेट कॉस्टिंग में अभी हमने बात की उसके अंदर ही फेसेस हैं, तो इसके अंदर वही सेम चीज आ रही है कि हम मार्केट की रिसर्च कर रहे हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उन्होंने क्या फैसिलिटीज दे रखी हैं या किस तरह के फंक्शंस वो कर रहे हैं, और उसके बारे में हमने एक रीजनेबल टारगेट कॉस्ट निकाले कि हम कैसे कर सकते हैं वो चीज को, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स के बेस पे। और साथ के साथ हम अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, इन 4 पीस के बेस पे, ठीक है। ये मार्केटिंग का पॉइंट है 4 पीस, वो भी आपको आएगा वीडियोस के अंदर, मैं आपको क्लास में डाल दूंगी, लेकिन अब भी सिर्फ इतना देख लेना है कि जो कॉम्पिटिटर्स है उनका प्राइस क्या है, वो प्रोडक्ट कैसा दे रहे हैं, कहाँ तक वो प्लेस करें और वो कितनी प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे लगा दिया, तो मिंत्रा भी बिग बिलियन डे लगा रहा है, ठीक है। तो जो भी ब्रांड्स है वो सब ने बिग बिलियन डे स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बेस पे प्लान्स बना रहे हैं। सेकेंड वन है डेवलपमेंट फेज। तो डेवलपमेंट फेज के अंदर वही है कि जो आपने चेक किया है, अब आप उसके बारे में स्टडी करते हो, ठीक है। आपका जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या आपका जो डिजाइन वगैरह है, वो सब कंडक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं इसको कि क्या कहाँ तक हम कॉम्पिटिटर्स के बेस पे अपनी कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं, हम उस टारगेट तक कैसे पहुंच सकते हैं, और हम उस कॉस्ट को रिड्यूस किए बिना हम अपने प्रोडक्ट में कितनी एक्स्ट्रा फीचर्स दे सकते हैं। अगर आप सेम कॉम्पिटिटर्स के बराबर का ही प्रोडक्ट दोगे तो जो कस्टमर है वो आप तक क्यों पहुंचेगा। आई ना बात समझ। आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि मान लीजिए डोमिनोज अगर पिज्जा के साथ क्या दे रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी दे रहा है, जबकि लापियानो सिर्फ पिज्जा ही दे रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। आप बाय वन गेट वन का ऑप्शन कर सकते हो, या जो भी अदर है, ठीक है। तो कोई कूपन सिस्टम जो आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है, कूपन सिस्टम्स कर देते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है इसके अंदर कि डेवलपमेंट फेज के अंदर हम बात कर रहे हैं, बट इसके अंदर आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करते हो,
नेक्स्ट वन है प्रोडक्शन फेज। अब प्रोडक्शन फेज के अंदर हम प्रैक्टिकली उस चीज को करते हैं जो हमने अपना परफेक्ट प्लानिंग किया है, परफेक्ट डेवलपमेंट के बेस पे किया है, उसके अंदर आप अपने जो लेस एक्सपेंसिव मीन्स हैं प्रोडक्शन के, उसके बेस पे आप इस वर्क को अप्लाई करते हो। मीन्स प्रोडक्शन के बारे में अब आप स्टार्ट कर चुके हो। तो ये थे हमारे 3 फेसेस। तो अब टारगेट कॉस्टिंग की आप मुझे बताइए कि टारगेट कॉस्टिंग के बेनिफिट्स क्या हो गए हैं। अगर मैंने जितना आपको समझाया उसके बेस पे, तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान पे रख के मार्केट के अंदर खड़े होने की कैपेसिटी रखते हो। ठीक है, तो आप यही बोलोगे कि इसके अंदर कि अब आपने सारा रिसर्च किया है, सारा रिसर्च किया, अब आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, तो नए प्रोडक्ट में आपने जो भी जितना भी सर्वे किया, जितना भी रिसर्च किया, वो आप उसके नए प्रोडक्ट के अंदर अप्लाई कर दोगे। तो इससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर सकोगे। सेकंड वन है कि जो आपने अभी यहाँ पे टाइम लगाया है, मनी लगाया है इस फेज पे, अब आपको वो दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार आपने मान लीजिए 6 मंथ्स का पूरा सर्वे कर लिया है, तो 6 मंथ्स का जो आपका टाइम था वो भी सेव हो गया है, जो आपकी मनी लगी थी वो भी आपकी सेव हो गई है। बट वैसे ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको कॉन्टिन्यूटी रखनी ही रखनी पड़ती है। नेक्स्ट वन है कि इसके अंदर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है नए प्रोडक्ट की, उसको भी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपको कॉस्ट पता चल गई है। उस कॉस्ट के बेस पे अब आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो आप अपने प्रॉफिट्स को हाई करके और कॉस्ट को उतना ही मेंटेन करके अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक कर सकते हो। ठीक है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है कि फ्यूचर के लिए आपको एक फोरकास्टिंग फेस मिल गया है, और साथ के साथ आप अपनी मैनेजमेंट को एक ओवरव्यू दे सकते हो। ठीक है, अब मैनेजमेंट को आपने सर्वे वगैरह सारा करवाया है, तो अब मैनेजमेंट उस वर्क को कैसे करे, तो उसके लिए आपको एक वे समझा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो थी, और साथ के साथ आप लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटर्स के साथ बीट कर सकते हो, ये सबसे प्लस पॉइंट है। तो ये था हमारा टारगेट कोस्टिंग। आई होप आपको टारगेट कोस्टिंग समझ आ गया होगा। अब सेकेंड वन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, नेम से ही पता चल रहा है कि पहले हमने टारगेट किया कि ये टारगेट है, अब हर एक्टिविटी के बेस पे हम कॉस्ट को निकालेंगे कि आपका जो फर्स्ट फेज है सर्वे वगैरह करना है, आपने उस एक्टिविटी में कितना आप कर रहे हो। फिर सेकंड वन है कि उस चीज को कॉस्ट निकालनी है, या आप ये बोल देते हो डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए क्या करना है, और लास्ट में जो आप डेवलपमेंट या आप ये बोल दो सेलिंग पर्पस के लिए जो प्रमोशन फेसेस है, प्रमोशन एक्टिविटी में आपने कैसे डिटरमाइन करना है। तो इस तरह से आपने हर एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट वन है कि इट रेफर्स टू एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। एलोकेशन मतलब बांटना कॉस्ट को, एक्सपेंसेस है या जो आपके चार्जेस हैं, टू डिफरेंट हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग में है। तो इस तरह से टू डिफरेंट हेड और एक्टिविटी और डिवीजन, आप डिफरेंट हेड बोल सकते हो, डिफरेंट एक्टिविटी बोल सकते हो, या डिफरेंट डिवीजन बोल सकते हो, टू अकॉर्डिंग टू देयर एक्चुअल यूज और सम अदर बेसिस फॉर एलोकेशन। ठीक है, कि मैंने मान लीजिए सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, तो सर्वे में आपका कितना, इस सर्वे एक्टिविटी के अंदर कितनी कॉस्ट लगेगी, फिर आपने उसके लिए आइडिया आपके पास आ गया है, अब उस आइडिया के ऊपर आपने रिसर्च करनी है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बोल सकते हो, डिवीजन बोल सकते हो, उस पे आप कितना कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन करना है वो आ गया है। उसके बाद आपने प्रोडक्शन पे कैसे करना है, फिर सेल्स प्रमोशन पे कैसे करना है, तो ये एक्टिविटीज हो गई हैं। तो इस पे आप डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन करोगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है जो कि आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए। ठीक है, कि आपने अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर कितनी कितनी कॉस्ट आई और फिर उसको आपने एडिशन कर दिया है, तो वो टोटल कॉस्ट निकल गई है।
आई बात समझ, डिफरेंस समझ आ रहा है टारगेट कॉस्टिंग में और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। टारगेट कॉस्टिंग के अंदर आप कॉम्पिटिटर्स के बेस पे प्रोडक्ट का कितना टारगेट लेके जा सकते हो, प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो, वो था। ठीक है, अब आपका टारगेट आ गया, अब टारगेट के बेस पे आप एक्टिविटीज बेस कॉस्टिंग कर रहे हो, एक्टिविटीज के बेस पे डिवीजन कर रहे हो, फिर कॉस्ट निकाल रहे हो। ठीक है, तो अब to assign specific resources and break overhead cost between production related activities। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट है, कोई वेस्टेज वगैरह हो रही है, तो उस वेस्टेज को हम खत्म करेंगे और स्पेसिफिक रिसोर्सेज के लिए जो भी आपको कॉस्ट चाहिए, जितना भी पैसा लग रहा है, वो हम प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रोवाइड करवाएंगे। अब उसके अंदर फिर 4 स्टेप्स हैं एबीसी के। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को ही मैं एबीसी बोल रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट में हम इसको एबीसी बोल देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया। देखिए बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होता है। अब एक तो एक स्मॉल लेवल की कंपनी है, कंपनी क्या है, एबीसी कंपनी भी है, एक मिडिल लेवल के, एक बहुत हाई लेवल की है। टाटा भी कंपनी है, रिलायंस भी कंपनी है, ओयो भी कंपनी है। तो कंपनीज के बेस पे धीरे धीरे आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, अलग अलग टाइप की कंपनीज है। तो आपको पहले उस कंपनी के बेस पे कि आपकी कंपनीज में एक्टिविटीज कौन कौन सी, उन एक्टिविटीज के बेस पे आप आइडेंटिफिकेशन करते हो। फिर आप एस्टेब्लिश करते हो कि हर एक्टिविटी के अंदर कितनी अमाउंट हमें चाहिए और उस अमाउंट को आप एलोकेट करते हो, मतलब हर डिपार्टमेंट का हेड होता है, उस हेड को आप वो एलोकेशन दे देते हो। नेक्स्ट वन है, फिर कंपनी क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड रेट्स करते हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एक्टिविटीज के बेस पे आपने अमाउंट्स दे दी। अब हम कंपनी जो है ना, वो पहले से रेट्स को डिटरमाइन करेगी कॉस्ट के बाद, कि आप कह देते हो कि इस कंपनी को इतना देना है, वो तो हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया। अब स्टैंडर्ड के बाद हो सकता है प्रैक्टिकल में कुछ चेंजेस आ जाए, तो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है, उसके बाद आप उनकी एलोकेट करते हो ओवरहेड कॉस्ट को। ठीक है, अमाउंट्स निकाली, जैसे मान लीजिए मैंने एक बेस निकाल लिया कि मेरे को 4 करोड़ चाहिए, मेरे पास 4 एक्टिविटी 1 करोड़ दे दिया मैंने। अब हो सकता है इस एक्टिविटी में 1 करोड़ की जगह 70 लाख ही लगे, इसके अंदर 1 की जगह 120 लगे। ठीक है, तो फिर अब ये तो क्या था, पहले मैंने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद मैंने ये अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी अमाउंट्स डिवाइड कर दी। डिवाइड करने के बाद फिर मैंने रेट्स प्री डिटरमाइंड किए कि हाँ कितना कितना हो सकता है। हो सकता है कि 70 लाख है, 1 करोड़ 20 है, इधर 90 लाख लग जाए, इधर 1 करोड़ 10 लाख ही लग जाए। ठीक है, तो उसके बेस पे फिर मैंने इसके बेस पे जो प्रैक्टिकली रेट्स प्री डिटरमाइंड हुए हैं, उनके बेस पे मैंने उनको डिवाइड कर दिया। आई बात समझ? तो ये थे हमारे 4 स्टेप्स ऑफ ABC। तो हमने यहाँ पे 2 मेथड्स कर लिए हैं। नेक्स्ट 2 मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप आपको एबीसी समझ आया होगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।